हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो ये चैप्टर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई है। क्लास 11th के अंदर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, बिजनेस का एक फॉर्म है जिसमें एक इंसान बिजनेस करता है, तो उनके फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर आपने क्लास 12th के अंदर ही पढ़ा पार्टनरशिप के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वो भी पीएल अकाउंट बनाते हैं और वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो यही चीज़ें क्या है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में भी हमें पढ़नी है। और बस थोड़ा सा इसका रूप बदल जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 के जो फॉर्मेट है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, हमने पहली बार जो देखा था वो अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ही देख लिया था, वहीं पे हिंट मिल गया था कि अकाउंटिंग में जो हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो ये जो वर्ड समराइजिंग था, इसका मतलब क्या था कि जो भी पूरे बिजनेस में अकाउंटिंग हो रही है, हिसाब किताब हो रहा है, उसका एक छोटे रूप में सारी चीजें व्यक्त कर देना। तो हम छोटे रूप में क्या व्यक्त करते हैं कि भाई हमने पूरे साल भर मेहनत करके क्या कमाया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस जो निकालते हैं, या फिर हम देखते हैं कितनी हमारे पास संपत्ति है, एसेट्स है, कितना हमारे ऊपर उधार है यानी लायबिलिटी है, तो ये हम फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें समराइज्ड फॉर्म में होती हैं, ये समरी ही तो है पूरे साल भर की। तो यही क्या है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो कंपनी के केस में क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समराइज्ड स्टेटमेंट, बिल्कुल जैसा मैंने आपको अभी बताया, of accounting data prepared by an enterprise at the end of an accounting process। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में जो भी इंटरप्राइज अकाउंटिंग डाटा से प्रिपेयर कर रही है समराइज स्टेटमेंट्स, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बैलेंस शीट इंक्लूड होती है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड होता है। अभी आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला कि भाई सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट लागू होता है, तो इसलिए उस हिसाब से बनाया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, यहाँ पे बनता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये स्टेटमेंट के रूप में बनाया जाता है, ना कि अकाउंट के रूप में बनाया जाता है। फिर आता है नोट्स टू अकाउंट, क्या होता है बताएंगे, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर भी है जो कि हम, ठीक है, जिसका वन शॉट वगैरह तो आ ही चुका, तो आप एक बार वहां पे देख सकते हैं। बाकी इसको पार्ट वाइज भी हम पढ़ाएंगे, टुकड़े टुकड़े करके इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर से मेनली हमें, ये तो अलग चैप्टर में पढ़ना है, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो ये तीनों के जिक्र अच्छे से होगा और इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होती हैं विशेषताएं। तो दे रिलेट टू पास्ट पीरियड, ऑब्वियसली भाई पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, यानी पूरे साल भर में जो हमने किया उसको एंड में जा करके समराइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड 10 आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बेटा, हिस्टोरिकल नेचर के हो गए। दे एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, यहाँ पे सारी बातें पैसों के रूप में की जाती हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। जो चीज़ पैसों में व्यक्त नहीं हो सकती उसको हम अकाउंटिंग नहीं, मतलब उसकी अकाउंटिंग हम करते ही नहीं है। जैसे गुडविल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हम अकाउंटिंग में नहीं मतलब लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ पे नहीं करा और उसकी वैल्यू निकालना, मॉनेटरी वैल्यू निकालना मुश्किल है, ठीक। ओके, फिर आता है दे शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है बेटा, बैलेंस शीट से पता चलती है। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है बेटा एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे से हम इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसपीएल, ठीक। तो पोजीशन मतलब क्या, पोजीशन का मतलब आज मेरे पास दौलत है, शौहरत है, बंगला है, गाड़ी है, हमारे पास क्या है, ठीक है। तो वो पोजीशन है कि किस पोजीशन पे, यानी आपके पास संपत्ति कितनी है, आपके उधार कितने, कर्जा कितना है आपके ऊपर। और परफॉर्मेंस का मतलब क्या, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट, परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या निकल रहा है, प्रॉफिट में या लॉस में, तो वो परफॉर्मेंस होती है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यानी हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, असेट्स, हमारी एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए रिसोर्सेज है। एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब हमारी लायबिलिटी यानी उधार यानी कर्जा। तो इसके बारे में हमें फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फर्स्ट पॉइंट डन। दूसरा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी, कि हमारे अंदर कितना दम है पैसा कमाने का, अर्निंग कैपेसिटी बताती है हमारी, ठीक है, यानी हमारी परफॉर्मेंस के थ्रू कि प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना पैसा लगा कि इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका मतलब कि भाई हमारे अंदर कितना दम है, ये बात हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बता रही है। सेकंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई ये क्या करते हैं, ये सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं, सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, ये उन पार्टीज को इंफॉर्मेशन देते हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब जैसे कौन, जैसे ओनर खुद, हम मालिक हैं, मैंने बिजनेस शुरू करा तो मैं खुद चाहूंगा कि भाई मैंने जो पैसा लगाया उसका चल क्या रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट जो पूरे बिजनेस को चला रहा है तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो किया उसका रिजल्ट क्या आया, और अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मुझे और कैसे अच्छा करना है, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो मुझे कैसे उस नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करके पॉजिटिव होना है, मैंने प्रॉफिट कमाना है। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारे सप्लायर हैं, क्रेडिटर है, लेंडर है, बैंक है, ये सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको उससे क्या चाहिए बेटा, सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, है ना। फिर आता है थर्ड पॉइंट डन। फोर्थ आता है, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ओके, तो ये देखना चाहते हैं कि जो बिजनेस काम कर रहा है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है। मतलब होता है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो हो सकता है कि हम अपने अकाउंटिंग ऐसे शो कर रहे हैं कि गड़बड़ है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताती है भाई, असलियत बताती है। मतलब आपको देखने में लग रहा होगा और बहुत बढ़िया चल रहा है बिजनेस, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, पता चला लॉस चल रहा है, दिखा रहे हैं कि बस अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो जाती है कि वो दिखा रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग उनकी चेक करोगे तो पता चलेगा कि भाई वो लॉस में या प्रॉफिट में, ठीक है। आपने क्या करा, आपको लगा रहा है इनके पास तो बहुत पैसा है, तो एडवर्टीजमेंट बहुत करवा रहे हैं, तो ये काम बहुत कर रहे हैं, बाद में पता चला भाई 2 करोड़ का लोन ले रखा था इन्होंने, तब कर पा रहे थे, असलियत में इनका पैसा इनका लगा ही नहीं हुआ बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट डन। फिफ्थ पे आ जाओ, टू सर्व एज द बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। अब भाई देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो इससे हमें परफॉर्मेंस पता चलती है जो करंट ईयर की होती है, और पोजीशन पता चलती है जो आगे हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने वाली है। तो हम इससे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस में। किस तरह से भाई हमने अभी कमाया तो अगले साल हम कैसे करेंगे, इस साल हमारी एसेट्स इतनी है, हमारा टर्नओवर इतना, तो हम उसको कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर प्लानिंग में काम आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लोज। अब भाई आपने देखा भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो वो कैश फ्लोज यानी पैसे का आना, पैसे का जाना, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिखाई देता है, वो ज़रूरी नहीं उतना पैसा हमारे पास हो, क्योंकि वो एक्रूअल बेसिस पे बन रहा है। एक्चुअल में पैसा कौन सा हमारे पास होगा, जो कैश बेसिस पे जितना पे किया और जितना रिसीव किया। तो एक्चुअल में जो जेब में पैसा तो वही होता है जो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग हो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से बताती है कि आपका भले ही प्रॉफिट भाई करोड़ों में हो जाए, क्या आपके पास उतने करोड़ रुपए हैं भी या नहीं है, और एक्चुअल में जो जेब में पैसा होता है उसी से बिजनेस चल पाता है। समझ में आ रही है बात। फिर 7th पॉइंट पे आते हैं, टू हेल्प टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। फिर ये भी देख पाते हैं कि भाई देखो बिजनेस चलाने वाला कौन, जो भी रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो चला कौन रहा है, बिजनेस, मैनेजमेंट चला रहा है। तो मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी पता चल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। लास्ट आता है, टू डिस्क्लोज वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज, और किस तरह से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या पॉलिसी लगाकर कर रहे हैं, कैश पे बेच रहे हैं, क्रेडिट पे बेच रहे हैं सामान, हम कितना हम डेटर को टाइम देते हैं पैसा वापस लौटाने के लिए, कितना हमें क्रेडिटर से टाइम मिलता है पैसा उनको पैसा लौटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है। तो सबसे पहला रिकॉर्डेड फैक्ट है इसका नेचर में, कि भाई रिकॉर्डेड फैक्ट के बेसिस पे काम होता है, यानी जो भी वाउचर्स वगैरह होते हैं, बिल्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इसको हम बनाते हैं। वो कोई भी चीज़ जिसका वाउचर या कोई बिल नहीं है हमारे पास, वो अकाउंटिंग में दिखाई भी नहीं देगा आपको। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसका पुख्ता सबूत है कि भाई उसका बिल हमारे पास है, तभी हम मानेंगे वो ट्रांजैक्शन हुई है, तभी हमने उसको रिकॉर्ड किया है, तभी उसको उसकी लेजर पोस्टिंग हुई है, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आया, उसके बाद ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आया। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। फिर आता कन्वेंशन, कि भाई हम अवधारणाएं मान करके काम करते हैं, जैसे हम कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रूडेंस।
जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंस भी बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी क्या कहते हैं कन्वेंशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जिनको देख करके हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक, फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे गोइंग कंसर्न है। हम गोइंग कंसर्न क्या होता है, आपको 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं हम उसको ये मान करके करते हैं कि हम नियर फ्यूचर में बंद नहीं करने वाले, स्केल डाउन नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर डिसाइड करती है। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कि भाई प्रूडेंस कंसेप्ट हमें बताता है कि फ्यूचर में दिखने वाला कोई भी लॉस या लायबिलिटी या एक्सपेंस उसको हम आज ही कंसिडर करेंगे। तो किस वजह से हो रहा है, गोइंग कंसर्न की वजह से ही तो हो रहा है। गोइंग कंसर्न अगर बोल दे, गोइंग कंसर्न हम फॉलो ना करें, हमें लगता है कल ही बिजनेस बंद हो जाएगा, तो हम इतना फ्यूचर देखेंगे क्या, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वहाँ लग ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फ्यूचर का असर होता है, इस वजह से उसका नेचर बदल रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है, कंजर्वेटिज्म है, बहुत कुछ है। ठीक है, ये बहुत बेटा ये चीज़ें जो हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी क्यों है, आपने इस अकाउंट को क्यों वहाँ पे लिखा, क्यों दिखाया, उन सब के पीछे थ्योरी है, और उन थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, जो एक होता है ना प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ये वो नहीं है। और आप ये भी नहीं बोल सकते ये प्योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ये बेटा ऐसा ब्लेंड है जो शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह का। ठीक है, थियोरी का और न्यूमेरिकल्स का। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर्सनल जजमेंट के बारे में बात करते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, कोई इंसान बना रहा है, कोई अकाउंटेंट है जिसको अकाउंटिंग आती है, तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारी अलग अलग एजम्पशंस हैं जिनको मान करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है और अपने अकाउंटिंग करते हैं। हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के कौन सा मेथड लगाओगे। भाई मैं अगर अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मुझे WDV मेथड ज़्यादा पसंद है, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाता। कोई स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएगा वो भी गलत नहीं कर रहा अपनी जगह पे। तो वो हमारी पर्सनल जजमेंट है जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये हमारी पर्सनल जजमेंट है, तो उसकी वजह से भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर है वो चेंज हो जाता है। फिर 5th पॉइंट आता है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि जैसे मान लो कि आप कोई वो मिल्क शेक बना रहे हो, तो उसमें केले डालोगे तो वो बनाना शेक बन जाएगा, उसमें आम डालोगे तो वो मैंगो शेक बन जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर पुटिंग इनटू द थिंग है ना, उसके अंदर हम डाल के आ रहे हैं, वो उसका नेचर बदल देता है। तो सेम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने कौन से सोर्स से इन्फॉर्मेशन डाली है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट कंक्लूजन आर ड्रॉन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो भाई उसी से हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन क्या कर पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं कि भाई ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब वो इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी तो प्रॉफिट जो हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो हम देख रहे हैं वो गलत होगा। तो किसी भी चीज़ का सही नेचर उसकी सही उसमें जो सोर्स यूज़ किया गया उससे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एसेंशियल मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जिसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनने वाली, या जो होना ही होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो फर्स्ट वन इज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, सच सच बताओ ना। तो एक्यूरेट होना चाहिए, इट शुड डिस्क्लोज द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कैसा बेटा, फैक्चुअल, फैक्ट के बेसिस पर, ऐसा नहीं कुछ भी ऊपर ऊपर उड़ती उड़ती बातें बोल दी है, फैक्ट होना चाहिए। ठीक, यानी साइंटिफिकली प्रूवन जो होता है वो। अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एंड द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ठीक, अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आती उससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो फिर क्या ही करेंगे उसका। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो अंडरस्टैंडेबिलिटी दे हमें। इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो यहाँ पे बात करिए एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और आपने पढ़ा हुआ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको प्यार से आप गैप बोलते हो। तो उसमें ये क्यों है जर्नली एक्सेप्टेड, जर्नली मतलब हर कोई इसको मान करके उसी हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कर रहा है पूरी दुनिया में। तो ये इसलिए हो रहा है ताकि मैं जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ वो तुम्हारी भी अकाउंटिंग हो। आप किसी और देश में जाते हो, जैसे चाइना चले गए सपोज, वैसे लोग जाना पसंद नहीं करते कहीं, लेकिन चाइना मान लो चले गए आप, या फिर आप चले गए पुर्तगाल चले गए, कहीं पे चले गए आप, वहाँ की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक जर्नली एक्सेप्टेड लैंग्वेज होती जो हर इंसान बोलता ही है तो फिर हर कोई समझ भी पाता, हर कोई समझ भी पाता। तो समझने के लिए हमें सब लोगों को एक ही प्रिंसिपल पे काम करना होगा, एक ही तरीकों से काम करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग के अंदर पूरी दुनिया में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चलते हैं और वही इस अकाउंटिंग को क्या बनाते हैं बेटा, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी है, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वो प्रिपेयर कैसे करना है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर, तभी वो अंडरस्टैंडेबल बन पाएंगे। फिर जब हमने सारी चीज़ें एक जैसी बना ली गैप को फॉलो करके, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को अगर हमने वैसे बना ली तो फिर वो कंपेरेबल भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, फिर वो कंपेरेबल भी हो जाएगी। इट शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इन मैनर दैट द यूजर कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम एंटिटी ओवर द ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। क्या कह रहे हैं कि ये क्या डिस्क्लोज करे, ये डिस्क्लोज करे इंफॉर्मेशन इस तरीके से कि जो यूजर है वो कंपेयर कर पाए। अगर भाई देखो, इन्फॉर्मेशन हम जो जनरेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो भी यूज़र है, चाहे वो ओनर है, मैनेजमेंट है, या फिर वो बाहर के लोग हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, तो अगर वो देख रहे हैं तो कंपैरिजन हो पाए। कोई आप गए, आपका बिजनेस था, आप गए अपने अकाउंटेंट के पास, कभी पिछले साल की स्टेटमेंट उठाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के बताओ क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। वो बोले भाई साहब समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा दोनों को। अरे फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो आप अकाउंटिंग ऐसे करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनाओ कि जो कंपेयर कर सके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो सेम एंटिटी, यानी हम अपने ही बिजनेस को अलग अलग सालों में कंपेयर कर रहे हैं, यानी खुद को अलग अलग टाइम पीरियड में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसी कंपैरिजन को बोलते हैं बेटा इंट्रा फर्म। इंट्रा मतलब जो विद इन, इंट्रा फर्म मतलब खुद से कंपेयर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कंपेयर द रिपोर्टिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद दैट ऑफ द अदर कंपनीज। फिर एक तो हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं खुद से, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। हम दूसरों से भी तो कंपेयर करना चाहेंगे अपने आप को कि मेरे कॉम्पिटिटर से मैं कितना अच्छा चल रहा हूँ या बेकार चल रहा हूँ। ठीक है, मैं कंपटीशन में आगे हूँ या नहीं हूँ। तो दूसरे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके तो कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी क्या आराम से? हाँ बेटा मिल जाती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिकली क्या कहते हैं पब्लिश करना पड़ जाता है। ऑडिटर रिपोर्ट होती है उसके अंदर आ जाता है, कंपनी की रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हमें मिल सकता है। तो हम कंपेयर, अगर वो कंपेरेबल है तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। और अगर हम दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, तो बेटा वो इंटर फर्म कंपैरिजन है। एक है इंट्रा फर्म, एक है इंटर फर्म। ठीक है, तो इंट्रा मतलब खुद से कंपेयर करना, इंटर मतलब दूसरों से खुद को कंपेयर करना। ठीक है, ये अगले चैप्टर में बहुत काम आएगा जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। फिर एसेंशियल्स में कुछ और बातें हैं। वेरीफाइबल, कि भाई आप वेरीफाई कर सको। ठीक है, जैसे आप अपना गूगल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, कुछ भी ऐसा अकाउंट आप कहीं बनाते हैं, तो कई बार होता है ना पासवर्ड वगैरह इधर उधर हो जाता, ध्यान नहीं आता, तो फिर वो आपको वेरीफाई करता है कि आप ही हो ना, आप ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो, कोई और है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी चीज़ें वेरीफाई कर सके कि भाई जो लिखा है वो सही है ना, या कुछ और ही है। तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी वेरीफाइबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देखते रहे बिल्डिंग, हमने क्या कहते हैं 2 करोड़ की हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है, लेकिन हमने उसको कब खरीदा था, कहाँ है उसका डॉक्यूमेंट? आपके पास कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, रजिस्ट्री है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, आपने मोबाइल लिया, आपके पास बिल है उसका, तो हम वेरीफाई कर सके। और जो वेरीफाई हो सकता है वही चीज़ मान्य होगी, अदरवाइज सब झूठ है, धोखा दिया जा रहा है। ऐसे तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी लिख देगा। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी वेरीफाइबल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं रेलेवेंट, कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। आप मुझसे पढ़ने आए हो और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि पता उस शोरूम के अंदर वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, और कहोगे सर ये देखने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, ये बात करने के लिए आया हूँ? नहीं, पॉइंट इज दिस के जिस जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसी चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि छोटा भीम ने कितने लड्डू खाए थे, क्या फायदा उस चीज़ का? हमें छोटा भीम से क्या करना है? आपको तो डोरेमोन पसंद है ना, चलो कोई नहीं, ओके ठीक है। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। कि भाई देखो कंपनी है, कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम करती है जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो पब्लिक का बहुत बड़ा स्टेक होता है, पब्लिक ने पैसा लगाया होता है। तो भाई कानून जो है कंपनीज एक्ट 2013 उसने भाई लीगल रिक्वायरमेंट डाल रखी है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी तरीके से बनानी है और आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी।
तो तब जाकर के चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेलेवेंट पॉइंट में आप हमेशा क्या लिखोगे, लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में लिखोगे कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो कैसे होनी चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। फिर आता है टाइमलीनेस। इसका बढ़िया एग्जाम्पल बनता है कि भाई वो एक कबीर का दोहा है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। आई थिंक कबीर जी का दोहा है, ठीक। तो ये लाइन बहुत प्यारी लगती है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने का क्या फ़ायदा, कि जब उसकी डेथ ही हो जाएगी तो उसको तुम अमृत पिला दो या तुम उसको गंगा जल पिला दो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो टाइम फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो, कि भाई आप जो टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे हो वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही ऑब्सोलीट है, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो हर टाइम को याद रखते हुए अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक आपको वो सारी बातें क्लियर करके चलनी होती हैं। इट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कि भाई आप जो भी साल भर में करा अकाउंटिंग पीरियड वगैरह वो साल भर के एंड तक बता देना है, डिस्क्लोज कर देना है, अदरवाइज इट मे लूज रेलिवेंसी। कि भाई आप अपने दोस्त को फ़ोन मिला रहे हो, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो फ़ोन मिला रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बाद में भाई भागते हुए पहुंचे, पहले ही चले जाते उसके पास कि भाई वो ना तेरे को गुंडे पीटने आ रहे हैं। वो पिट चुका है, वो पिट चुका है भाई, अब बता के क्या फ़ायदा। तो अगर आप टाइम से कोई चीज़ नहीं करते तो वो अपनी रेलेवेंसी खो देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिले कॉज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन। कि आप प्रिपेयर करने में टाइम लगा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रेजेंट करने में टाइम लगा रहे हो, तो उससे फिर फ़ायदा नहीं है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे हमारे साथ भाई इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और CUET की तैयारी भी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई एक बहुत ही बढ़िया अवसर आया है। समर 2.0 बैच फ्रेशली लॉन्च हो चुका है, तो आप इसमें अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो भाई आपकी CUET और क्लास 12 दोनों की तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक। और साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इस सेशन को भाई अगर आपने समझा और आपको अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे भाई, इसको पूरा प्यार देंगे, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं। और वो जो छोटा भीम और डोरेमोन की बात हुई है, आप किसके फ़ैन हैं वो भी बता सकते हो। और सब्सक्राइब अगर ज़रूर करें अगर आपको भाई लगता है कि सिंसियर एफर्ट्स हैं हमारी क्लासेस में और आपको सीखने को मिलता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और रेलिवेंट है, ठीक है, और टाइमली काम हो रहा है, देखो ऐसे रिवीजन भी चलता है, ठीक। बाकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि आप हमारे साथ भाई जो बच्चे, ये तो पार्ट वाइज वीडियो आ रही हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे एंड में देख रहे हैं बेटा इसको, तो आपको ऑलरेडी भाई इतना टाइम जा चुका है, अगर आप पेपर आ चुके हैं तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे बढ़िया आप जाइए प्लेलिस्ट में, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल है हमारे जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे बेटा आपको क्लास 12 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बिजनेस की भी है, अकाउंट्स की है, मैथ्स की है और इकोनॉमिक्स की है। तो अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी चैप्टर से, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली यानी थर्ड बुक हो, तो आपको सारे के सारे चैप्टर वन शॉट में मिल जाएंगे। एक वीडियो देखें और चैप्टर पूरा खत्म, ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा कि आई बटन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूं। और CUET के लिए जहाँ तक मैं आपको बता रहा था, तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च करिए अड्डा 24/7 और पहुंच जाइए इस वेबसाइट पे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा राइट हैंड पे, वहाँ पे क्लिक करना है, CUET सिलेक्ट करना है, और ऑफ कोर्स आप कॉमर्स हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। समर्थ बैच आपको दिख रहा है 6799 का प्राइस है, इसमें आपको ई बुक्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बेटा क्या क्या आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो CUET के पर्पज से भी और आपकी क्लास 12 के पर्पज से भी है। जैसे कॉमर्स डोमेन सेक्शन नंबर 2 जिसके अंदर आपको अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सब पढ़ाया जा रहा है, और CUET के लिए आपको लैंग्वेजेस पढ़ाया जा रही है, हिंदी और इंग्लिश, और जनरल टेस्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी आपको कराया जा रहा है, ठीक है। जो प्राइस दिख रहा है उसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना और कोड लगाना है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है एंटर कूपन कोड, तो आप लगाएंगे Y550 और जैसे ही आपने लगाया आप अप्लाई करिए 6639, आपको ये प्राइस और कम होकर दिख जाएगा और टोटल डिस्काउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो है 1359 का, ठीक। और अगर ये वीडियो आप बहुत लेट देख रहे हैं, समर्थ बैच की या कोई और बैच आ चुका होगा, तो भी आपको क्या कोड लगाना भाई, कोड आपको यही हेल्प करेगा, आपको डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप इसको पूरा प्यार देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और बस इसी तरह पढ़ते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे कॉमर्स अड्डा 24/7 के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।